रात के 1 बजे फोन की घंटी बजी। राजीव ने फोन उठाया। डॉक्टर मेहता थे, मेंटल हॉस्पिटल से बोल रहे थे। राजीव, एक बुरी खबर है, नीलम नहीं रही। क्या? कुछ घुटती हुई आवाज उनके गले से निकली, फिर गले में ही दबकर रह गई थी। नीलम को अचानक फिर से दौरा पड़ा। जब तक नर्स उन्हें संभाल पाती तब तक वे 6वीं मंजिल की खिड़की से छलांग लगा चुकी थी। नीलम की लाश को मोर्चरी में रखने के लिए कहकर राजीव ने लंबी सांस भरी और शरीर की थकावट दूर करने के लिए पलंग पर लेट गए। उनके घर से मेंटल हॉस्पिटल की दूरी लगभग 70 किलोमीटर थी। पलक और आदित्य आधा घंटा पहले ही अपने घर के लिए निकल गए थे। ड्राइवर भी वापस चला गया था। रात के समय उन्होंने किसी को बुलाना ठीक नहीं समझा। पिछले कई दिनों से वे आश्रम के वार्षिकोत्सव की तैयारी आश्रम वासियों के साथ मिलकर कर रहे थे। आज का पूरा दिन थका देने वाला था। देसी विदेशी गेस्ट की आवभगत, गरीब बेसहारा औरतों द्वारा हस्तनिर्मित कपड़ों की प्रदर्शनी और बिक्री का लेखा जोखा तय करते करते पूरा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। कमर सीधी करने के लिए पलंग पर लेटे थे, लेकिन शरीर की अकड़न जस की तस बनी हुई थी। आज नीलम इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसकी मौत का जिम्मेदार किसे ठहराए? राजीव खुद को, या अपने माता पिता को, या नीलम को, जिसने सुजीत की पैबंद लगी गृहस्थी को सीते सीते अपनी मुट्ठी में इस तरह कैद कर लिया कि वे असहाय होकर सब कुछ देखते ही नहीं रह गए थे, बल्कि उस तरफ से आंखें ही मूंद ली थी। बीती यादों को चाहे कितना ही सहेज कर अंदर किसी कोने में दफना दिया जाए, वे बाहर निकल ही आती हैं, फिर चाहे वो मीठी हो या कड़वी या पीड़ादायक। तपिश को कम करने के लिए शीतलता की जरूरत तो होती ही है, वरना अंदर के उद्योग ही मनुष्य को जला डालते हैं। हर जगह गुलाब ही मिले ऐसा मुमकिन नहीं है, और अगर मिल भी जाए तो कांटे भी साथ में आएंगे। पर वहाँ इतना संतोष तो होता ही है कि गुलाब की पंखुड़ियां का स्पर्श कांटों की चुभन झेलने की शक्ति खुद ही देता है। लेकिन राजीव को तो सिर्फ कांटे ही मिले, ना खुशबू मिली ना कोमल पंखुड़ियां। एक वक्त था जब सब कुछ उनकी मुट्ठी में था। ये कहना कि उन्होंने अपने मन को कड़ा करके फैसला लिया बहुत नाकाफी है उस मनोस्थिति को समझने के लिए जिससे वे गुजर रहे थे। उस समय ऐसा लगता था जैसे उन्होंने अपने मन को किसी जंजीर से बांधकर आदेश दिया था कि पड़े रहो चुपचाप, भाव शून्य होकर। विद्रोह स्वरूप से वे जब भी हिले तो जख्मों पर जंजीर की रगड़ को ही महसूस किया था उन्होंने। राम नारायण जी के इकलौते बेटे थे राजीव। रांची के धनी मानी प्रतिष्ठित लोगों में राम नारायण जी की गिनती होती थी। तबीयत शौकीन और अंदाज रही थी, जिद्दी इतने की बिना आगा पीछे सोच अपनी बात मनवाकर ही दम लेते, न किसी का दखल बर्दाश्त करते, न ही किसी की टीका टिप्पणी। जो कह दिया हो कह दिया, पत्थर की लकीर होता था उनका फैसला। अपने गर्व और जिद्दी स्वभाव की वजह से उन्होंने राजीव और छाया की प्रेम कहानी की एक एक ईंट गिरा दी थी और रह गया था एक खंडहर। दो प्रेमियों के अंदर पनप रहे प्रेम रूपी लहलहाते पौधे को समूल उखाड़ फेंकते समय उन्होंने यह भी नहीं सोचा था कि कितना दर्द हुआ होगा दोनों को। वे तो बस यही सोचकर खुश थे कि उनकी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा पर जरा सी भी आंच नहीं आई। आंखों के सामने कई बिंब बुलबुलों की तरह बनने और मिटने लगे। इंजीनियरिंग का पहला साल, लखनऊ आईआईटी जैसे दूरस्थ स्थान का प्रथम इंस्टीट्यूट, वहां दाखिला मिलना साधारण बात नहीं थी। कॉलेज लाइफ में राजीव की मुलाकात छाया से हुई थी। वह इंदौर से इंजीनियरिंग करने आई थी। विद्यार्थी जीवन में दोनों ही पहले और दूसरे नंबर के प्रतियोगी जैसे रहे थे। छाया का हंसमुख चेहरा, अनुपम परिहास, रसिकता राजीव को उसके सर्वथा अनूठे व्यक्तित्व की नित नई झांकियां दिखाते रहते थे। होली आती तो वह अबीर गुलाल से पूरे परिसर में रहने वाले सभी लोगों को आकुंठ डुबा देती और दिवाली पर किसी स्थानीय प्रोफेसर के घर जाकर ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन पकाती कि सभी मेहमान उंगलियां चाटते रह जाते। छाया का साथ उन्हें भला लगता था। दोनों हर दिन मिलते, धीरे धीरे दोनों पास आने लगे, मानसिक रूप से, दोस्ती के रूप से और अंत में प्रणयी रूप से। बरसात की वह खनकती बरसती भीगी भीगी रातें, मूसलाधार बारिश, बिजली का कौंधना, बादलों की टंकार, सभी कुछ आनंददायक लगता था। नदी के किनारे बैठकर दोनों प्रेमी कब कितने सपने देखते, कितने नाम रेत पर लिखते मिटाते रहते। एक दूसरे का हाथ पकड़े डूबते सूरज को साक्षी मानकर भविष्य के ताने बाने बुनते रहे। कोई सीमा नहीं थी उन सुखद क्षणों की। राजीव की छुअन मात्र से ही छाया सिहर उठती। फोटोग्राफी के शौकीन राजीव ना जाने कितनी पोज में अपनी प्रेमिका को कभी अकेले कभी स्वयं अपनी बाहों में कैद करके फोटो में उतार चुके थे। राजीव को मात्र सूरज ही नहीं, ज्ञान और बुद्धि की पूर्ण अपेक्षा थी अपनी सहधर्मणी से। छाया हर तरह से उनके सपनों की साकार रूप थी। 6 साल का समय का पंख लगकर उड़ गया था, पता ही ना चला। 12 की मेरिट लिस्ट में छाया का 6वां और राजीव का 4था स्थान रहा था। लखनऊ को अंतिम प्रणाम करके दोनों ने दिल्ली में अपनी अपनी कंपनियों में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पद संभाल लिए थे। छाया के परिवार में सब कुछ साधारण था। अति साधारण माता पिता ने बेटी का मन और राजीव का अपनी बेटी के प्रति लगाव जानकर बड़े ही विश्वास के साथ उनके पिता के सामने अपना मन थोड़ी बहुत औपचारिकता के बाद खोल दिया था। राम नारायण जी, आज आपसे कुछ मांगने आया हूँ। छाया और राजीव का एक दूसरे के प्रति प्रेम तो आप जानते ही होंगे। आज बड़ी हिम्मत और उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। बच्चों की लाइन एक ही है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं भले ही आपसे हैसियत में कम हूँ, पर विश्वास कीजिए, शादी में रस्मों रिवाज और आपकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखूंगा। छाया के पापा के इस प्रस्ताव ने तूफान की
स्थिति निर्मित कर दी थी। आमतौर पर तूफान की गति भले ही कितनी तीव्र हो, लेकिन उसकी अवधि बहुत थोड़ी ही होती है। अल्प विधि में ही तूफान अपने विनाशकारी निशान छोड़ते हुए गुजर जाता है। लेकिन छाया के पिता ने जो तूफान खड़ा किया था, वह प्रकृतिजन्य तूफान से अलग किस्म का था। ना तो इस तूफान के आने की किसी को पूर्व सूचना थी, ना ही उसकी गति में अप्रत्याशित तेजी ही थी। उनके इस प्रस्ताव ने बवंडर मचा दिया था पूरे घर में। मेरी समझ में यही नहीं आ रहा है कि त्रिपाठी साहब की आपने इतने उच्च सपने कैसे देख लिए। कम से कम हमारी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का ध्यान तो रखा होता। कहा राजा भोज और भूतेली, एक से एक अमीर धनी परिवार मुझे राजीव के लिए घेर रहे हैं। मैंने अपने बेटे को यह हक नहीं दिया है कि वो अपना जीवन साथी खुद चुने। ताजुब है, अपनी बेटी को समझाने के बजाय आप उसका प्रस्ताव लेकर यहाँ आ गए। फिर छाया के पापा की उपस्थिति में ही उन्होंने राजीव को भी आड़े हाथों ले लिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया हरकत करने की? सोच लो, अगर तुम इससे शादी करोगे तो एक तरफ हम सब होंगे, दूसरी तरफ तुम अकेले। मेरे लिए तुम उसी दिन मर जाओगे जिस दिन इस लड़की का हाथ थामोगे। हम तो यूं भी मर गए तुम्हारे लिए। हमारे रहते तुमने अपने लिए पत्नी चुन ली। अजीब सी दशा हो गई थी राजीव की। न किसी से बात करते, न लोगों के बीच उठते बैठते। जरा सा शोर सुनते तो किसी अंधियारे कोने में जा डुबकते। न रात में नींद आती, न दिन में चैन। हाथ पांव पसीने से भीगे रहते। बेटे की ऐसी दशा देखकर रमा जी घबरा गई थी। पति को समझाया था, दोनों पढ़े लिखे हैं, मिलकर कमाएंगे तो दहेज की क्या कीमत रह जाएगी। लेकिन उसके पिता टस से मस नहीं हुए। प्रेम में चोट खाए दिल का दुख वक्त के साथ साथ खुद ही मिट जाएगा। इसी विश्वास के साथ उन्होंने ऊंचे प्रतिष्ठित और अमीर परिवारों में लड़की ढूंढनी शुरू कर दी थी। छाया और राजीव दोनों ही बालिग थे, जिंदगी की छोटी बड़ी बारीकियों से पूरी तरह परिचित। अपना भला बुरा सोचने की पूरी ताकत थी दोनों में। चाहते तो अपने अधिकारों का प्रयोग करके कोर्ट मैरिज कर सकते थे, लेकिन पिता की रूढ़िवादी विचारधारा का विरोध करना तो दूर, अपनी प्रेमिका से मिलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। कदम ही नहीं बढ़े थे उस ओर। पिता ने बड़ी ही चालाकी से छाया और उसके परिवार के हर सदस्य को दृश्य पटल से ही ओझल कर दिया था। छाया और उसके परिवार के सदस्य कहाँ है, इसकी जरा भी भनक न राजीव को मिली, न ही घर वालों को। रिश्तों की कमी नहीं थी, पर राम नारायण जी को हर रिश्ते में कोई ना कोई खामी नजर आ ही जाती थी। आखिर बड़े ही जद्दोजहद के बाद उन्हें ठाकुर शंभुनाथ जी की बेटी नीलम का रिश्ता राजीव के लिए सही लगा था। कुछ नहीं कह पाए थे राजीव तब। दोनों पक्षों की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा की वेदी पर उनकी हर खुशी कुर्बान चढ़ गई। नीलम सजाती तो थी, लाखों का दहेज भी लाई थी। ऐसी धूमधाम की शादी हुई कि लोग देखते ही रह गए। लेकिन नीलम के बारे में पिता का अनुभव गलत साबित हुआ। पहली ही घड़ी में, सुहागरात की बेला में ही, बिना कोई भूमिका बांधे उसने अपने मन की बात कह दी। हमारे समाज में अधिक विवाह लड़की की सहमति के बिना ही होते हैं। माता पिता अपनी बेटी के लिए जीवन साथी नहीं ढूंढते, अपने परिवार की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए ऐसे इंसान को खोजते हैं जो जीवन भर उनकी बेटी को सुखी रख सके। नीलम के शब्दों में ऐसा भाव था जिसने राजीव के मन को छू लिया था। राजीव जी, मैं किसी और से प्रेम करती थी। मैंने कई बार इस शादी का विरोध किया, पर माँ और पापा नहीं माने। आपको बुरा तो लगेगा, पर मैं सच कह रही हूँ। मैंने आपको एक नजर देखा भी नहीं था। कल्पना का महल खंडित हो चुका था। राजीव अपनी जगह से न हिले न डुले, यूं ही बैठे रहे जड़वत। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे जमीन में धंसते चले जा रहे हैं। ऐसे वक्त में कोई नवविवाहित पुरुष कह भी क्या सकता था। बस नीलम के अगले वाक्य की प्रतीक्षा करते रहे थे। सुजीत को भुलाने की पूरी कोशिश करूंगी, पर आपको इसके लिए मुझे कुछ समय देना होगा। सुजीत कहाँ है? टूटते बिखरते स्वर को संयत करके उन्होंने पूछा था। लंदन में है, उसका विवाह हो चुका है। अगले दिन रमा जी थाली में नए कपड़े और गहने लेकर कमरे में आई थी, जिन्हें शरीर पर धारण करके नीलम को मेहमानों से शुभकामनाएं और आशीर्वाद लेने जाना था। माँ का हाथ पकड़कर सिसक उठे थे राजीव। नीलम का कहा एक एक शब्द उन्होंने माँ के सामने दोहरा दिया था। वस्तु स्थिति से पूरी तरह परिचित होने के बावजूद रमा जी न चौंकी न परेशान ही हुई। ये जानते बूझते कि जो कुछ हुआ गलत हुआ है, बेटे को ही समझाती रही थी। धैर्य रखो रवि, समय हर घाव को भर देता है। किसी विजातीय निर्धन घर की लड़की हमारे घर की बहू कैसे बन सकती थी? चाहे उसके लिए अपने बेटे की सारी खुशियां ही दांव पर क्यों न लग जाए। अत्यंत भावहीन कांपते स्वर में माँ से विरोध किया था उन्होंने। कुछ लड़कियां चंचल स्वभाव की होती हैं। शुक्र कर बेटा जो उसने अपने रिश्ते का सही चित्रण किया है तेरे सामने। अब ये तुझ पर निर्भर करता है कि तू साम दाम दंड भेद जैसा कोई भी अस्त्र प्रयोग करके अपनी पत्नी का मन कैसे जीतता है। अगर तू ऐसा नहीं कर पाया तो दोष तेरे ही अंदर होगा। कम से कम मैं तो ऐसा ही समझती हूँ। माँ द्वारा नीलम का पक्ष लिया जाना उन्हें बुरा नहीं लगा था, बल्कि इस बात की पुष्टि कर गया था कि जैसे भी हो उन्हें हालात से समझौता करना ही है। फिर रमा जी ने बहू की ओर रुख किया था। देखो नीलम, तुम इस घर की बहू हो, इस घर की मान मर्यादा तुम्हें ही बनाकर रखनी है। समाज में हमारा मान सम्मान है, इज्जत है। ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिससे हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। सुबह से शाम तक कीमती गहनों और साड़ियों से सजी सजी नीलम इधर उधर डोलती थी। हर मीटिंग, सोसाइटी में, हर फंक्शन में पति की अर्धांगिनी बनने का फर्ज बखूबी निभाती। लेकिन दिन का उजास जब रात की काली चादर में सिमटने लगता तो करवटें बदलते हुए पूरी रात आंखों ही आंखों में काट देती। पति की अंगशाइनी बनने के बावजूद उसका पूरा शरीर बर्फ की मानिंद ठंडा पड़ा रहता।
राजीव कभी गहरी नींद में सो रहे होते तो नीलम के मोबाइल पर बजने वाली घंटियां और मैसेज की आवाज इस बात का स्पष्ट संकेत दे जाते कि शरीर से नीलम उनके साथ रहती थी, पर उसके दिल पर सुजीत का ही अधिकार था। राजीव देखकर भी अनदेखा कर देते, सुनकर भी अनसुना कर देते। बस इस आस और उम्मीद में जी रहे थे कि जिस तरह उन्होंने अपने जीवन की किताब से छाया के साथ बिताए हुए चंद सुनहरे पन्नों को फाड़ कर फेंक दिया है, वैसे ही नीलम भी अपने अतीत को भुलाकर उन्हें और उनके परिवार को अपना लेगी। लेकिन राजीव का हर संभव प्रयास बेकार ही चला गया। स्नेह के पात्र की तरह मनुष्य घृणा के पात्र को एक नजर देखता अवश्य है, लेकिन नीलम के दिल में पति के लिए न भावनाएं थी, न संवेदनाएं, न आदर, न ही सम्मान। ऐशो आराम में पली लक्चड़ी नीलम मान सम्मान, व्यवहार, शिष्टाचार की परिभाषा से पूरी तरह विमुख थी। राजीव सोचते थे शादी एक ऐसा बंधन है जहाँ पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं, लेकिन नीलम ने अपने स्वभाव से ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी कि उनका जीवन दूभर हो गया था। कितनी बार अपने परिवार के बीच वे दया के पात्र बन चुके थे। एक तरफ जॉब की व्यस्तता और दूसरी तरफ नीलम के कारण उत्पन्न कलह। माता पिता शांति से जीवन गुजार सके, यही सोचकर राजीव ने दिल्ली के लिए तबादले की अर्जी दे दी थी। ये सुनते ही रमा जी उदास हो गई थी। इकलौता बेटा उसे आंखों से ओझल कैसे होने देती। नीलम मुख में 5 महीने का गर्भ भी तो सांस ले रहा था। ऐसे समय में औरत को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। ये सोच सोचकर वे चिंतित हुई जा रही थी। नया शहर, नए लोग, कैसे जाने देती अकेले। लेकिन राजीव नहीं माने थे। मुझे तो भुगतना ही है, कम से कम आप लोग तो नीलम के प्रहारों से छलनी होने से बच जाओगे। गुड़गांव में 3 कमरों का घर किराए पर ले लिया था राजीव ने। घर की मालकिन घर के अगले हिस्से में रहती थी। रमा जी स्वयं आई थी बेटे की गृहस्थी बसाने के लिए, साथ में रमेश काका को भी लाई थी। घर की मालकिन से पुरानी जान पहचान भी निकल आई थी। सभी उन्हें आशा जी कहकर पुकारते थे। उन्हीं की मदद से उन्होंने बेटे की गृहस्थी की हर चीज मुहैया कर ली थी। बहू के प्रसव तक वे यहीं रही थी। अपनी औलाद से बढ़कर उन्होंने नीलम की देखभाल की थी। प्रसव के बाद नन्ही पलक की मालिश अपने हाथों से करती, उसे नहलाती धुलाती, लोरी देकर सुनाती। आशा जी का साथ हमेशा मिला था उन्हें। नीलम उनसे बात बात पर लड़ती, उनका निरादर करती। माँ के समर्पण के सामने राजीव स्वयं को बौना महसूस करते थे। जितने दिन वे रही, एक पल भी सुख का नहीं काट सकी थी। बुरा तो रमा जी को भी लगता था, पर राजीव का मन बनाए रखने के लिए उन्हें समझाया था उन्होंने। तू दिल छोटा मत कर, एक बार मातृत्व बोध होने पर नीलम खुद ही घर गृहस्थी में रम जाएगी। पर वहां भी निराशा ही हाथ लगी। स्वतंत्र होते ही नीलम पर फैलाने लगी। पलक के माता पिता राजीव ही थे। उसकी किलकारियां राजीव ने सुनी या आशा जी ने। नीलम तो कभी उसकी भूख प्यास की चिंता नहीं की थी। वैसे भी यह तो भावनाओं की बात है। जिसे सांसारिक रिश्ते निभाने ही ना हो, वह इन रिश्तों का मोल क्या जाने। मौज मस्ती गुलछर्रे उड़ाना ही नीलम के काम थे, और यही प्राप्ति। एक दिन नीलम ने एक चौंका देने वाला प्रस्ताव राजीव के सामने रखा। मैं कुछ करना चाहती हूँ तो करो, घर में बहुत है काम करने के लिए। राजीव खुश हो गए थे। देर से ही सही, नीलम के मन में कर्तव्य बोध की भावना तो जागी। ये सब नहीं राजीव, ये काम तो घर में बाई और नौकरानी भी कर सकते हैं। तो फिर राजीव ने आश्चर्य से पूछा था, कोई बिजनेस? उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? पलक की शिक्षा और शादी के लिए भविष्य निधि योजना में रकम जमा करते समय उनके हाथ सहसा रुक गए थे। उसकी व्यवस्था हो जाएगी। मेरे कई दोस्त हैं जो मेरी सहायता के लिए हर समय तैयार रहते हैं। यदि फिर भी कमी हुई तो अपने गहने गिरवी रख दूंगी। कौन सा दोस्त और कहाँ का दोस्त? राजीव बखूबी समझ रहे थे। नीलम ने भी उनसे सहमति या अनुमति नहीं मांगी थी, सिर्फ बताया भर था। नीलम ने नोएडा में एक बुटीक खोल लिया था। राजीव ने विरोध जताया था उस समय। गुड़गांव इतना बड़ा है, बुटीक खोलना ही था तो यहाँ शुरू करती। आने जाने में वक्त भी बर्बाद ना होता, पलक की देखभाल भी हो जाती। राजीव, नोएडा में जितने मौके मिलेंगे उतने गुड़गांव में नहीं मिल सकते। अगर पैसा कमाना है तो दौड़ भाग तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत भी करनी होगी। राजीव ने चुप्पी साध ली। कुछ कहने का मतलब था घर में तूफान को बुलावा देना। वे शुरू से ही शांति प्रिय व्यक्ति थे। समझौते और सामंजस्य की भावना कूट कूट कर भरी थी उनमें। 2 साल की पलक वहीं आंगन में टुमकती रहती। आशा जी ने दोनों घरों के बीच का दरवाजा खोल दिया था। नन्ही सी बच्ची के मुंह में जब आशा जी निवाला डालती तो राजीव शुद्ध हो उठते। बुखार में तपती पलक के माथे पर जब रमेश काका को पट्टियां बदलते देखते तो उनका कलेजा मुंह को आ जाता। पलक बोलना सीखी तो माँ के बारे में ढेरों प्रश्न पूछती, जिनका राजीव के पास कोई जवाब ना होता। क्या करती है, कहाँ जाती है, कितना कमाती है और कितना खर्चती है, इन सब बातों की जरा भी जानकारी होती उन्हें तब तो कुछ कहते भी। चतुर घाघ सी नीलम ने ऐसी संवेदनशील बातों से उन्हें हमेशा दूर ही रखा था। कभी कभी इंसान को जब कोई रास्ता सामने नजर नहीं आता तो उसका सब्र सारी सीमाएं तोड़कर ज्वालामुखी के लावे सा रिश्ते लगता है। ऐसा ही एक दिन राजीव के साथ भी हुआ था। सजी सवरी खुशबू से सराबोर नीलम घर से निकलकर कार की तरफ मुड़ रही थी कि राजीव उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए थे। कैसी माँ हो तुम, किस कसूर की सजा दे रही हो तुम अपनी बच्ची को? आखिर कब तक घर गृहस्थी और अपनी बेटी के प्रति जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर दूर भागती फिरोगी?
सजा कसूरवार को दी जाती है राजीव, तुमने तो कसूर किया ही नहीं है, मैं तुम्हें सजा कैसे दे सकती हूँ। मैंने तो सुहाग रात को ही तुमसे सही शब्दों में कह दिया था कि सुजीत को बुलाने में मुझे समय लगेगा। तुम कहो तो मैं यहाँ रहूं, नहीं तो जा भी सकती हूँ। मेरी तरफ से तुम भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। संवेदनशील राजीव पत्नी का चेहरा निहारते रह गए थे। क्या अनैतिक संबंधों का पलड़ा नैतिक संबंधों की मर्यादा से भी भारी हो सकता है? यही सोच सोच कर वे घुटते रहे थे। बेटे का दुख रमा जी के शरीर को घून की तरह खाता जा रहा था। हर वक्त खुद को राजीव का दोषी समझती। रामनारायण जी ने तो अपने गर्व और अभिमान के वशीभूत होकर छाया का रिश्ता ठुकरा दिया था, किंतु वे तो माँ थी, विरोध कर सकती थी पति की सोच का। ऐसे मान सम्मान और दहेज का क्या करें जिसने उनके बेटे का जीवन ही बर्बाद कर दिया। कई बार मन में आता शंभुनाथ जी से बात करें, शायद वे ही बेटी को समझा सके, किंतु फिर मन में डर उपजता कि स्थिति कहीं और विस्फोटक ना हो जाए। बेटे का जीवन उन्हें मझधार में फंसी हुई उस नाव के समान लगता था जिसका कोई किनारा ही ना हो। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।